हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी भारतीय संविधान का सभी प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों आइए आज हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो यहाँ पर से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन बाबू कहता है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। जो लोकतांत्रिक देश होता है ना बउआ, वो लोकतांत्रिक देश को संविधान का जरूरत क्यों पड़ता है। बच्चों चलिए हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे इसको हम लोग जानते हैं। तो विद्यार्थी जी उत्तर लिखिएगा कि लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। फर्स्ट रीजन तो भैया ये हो गया कि यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है बाबू, ये बात आप लोग समझे। लोकतंत्र कहने का मतलब ही वही हुआ सर कि यहाँ पर जनता के द्वारा ही चुना गया शासन जो होता है बाबू, जो शासक होता है वो शासन करता है। ठीक है, मतलब जनता अपनी मत से, जनता अपनी पसंद से, जनता वोट देकर अपना शासक बनाती है। ठीक है, जो सरकार है बाबू वो जनता अपनी मतदान से ही बनाती है। आगे है कि यह देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। ठीक है, संविधान ही राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम और सुरक्षा घेरा प्रदान करता है। इसीलिए लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की जरूरत है। आगे लिखिएगा, यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और बहुमत की निरंकुशता पर रोक लगाता है। इसीलिए लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में ये देना था बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा हम लोगों का हर बार बिहार बोर्ड एग्जाम 2026-27 यानी क्लास 8 वाले विद्यार्थी जी के लिए टॉपर बैच चलता है, जिसमें टॉपर बच्चे पढ़ते हैं। यानी टॉपर जब यहाँ है तो आप कहाँ हैं प्यारे बच्चों, आप भी आज ही एडमिशन करवाइए क्लास 8 के टॉपर बैच में, जिसमें 599 रुपया में एक साल क्लास 8 का सारा विषय पढ़ाया जाता है। जिसमें आपको जो सुविधा दी जाती है वो आप लोगों को सुविधा में लाइव क्लास मिलता है डेली, स्मार्ट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे लाइव के साथ आप लोग बोर्ड पे सर के साथ जुड़कर पढ़ाई कीजिएगा। लाइव नहीं देख पाते हो तो उसमें वीडियो क्लास की सुविधा है, डाउट क्लास की सुविधा है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलता है। बच्चों ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। या कोई प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके अपने अभिभावक से बात भी करवा सकते हैं और आप लोग बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच में एडमिशन करवा सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आगे का भी क्वेश्चन आंसर करते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों प्रश्न है आप लोगों का कि नीचे दिए गए दो दस्तावेजे के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल का संविधान है, दूसरा कॉलम नेपाल का ताजा संविधान में से लिया गया है। आप देखोगे 1990 का नेपाल का संविधान यानी भाग 7 कार्यपालिका के बारे में, अनुच्छेद 35 में कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी। 2015 का नेपाल का संविधान में संघीय कार्यपालिका में देखोगे कि कार्यकारी शक्तियां, नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई पड़ता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल में एक नए संविधान की जरूरत है और क्यों है भैया, इसको भी बताना है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि 1990 का संविधान कार्यकारी शक्तियां पूरी तरह से राजा नरेश और उनके द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद के पास थी और यह एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। 2015 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद के पास है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां जनता के प्रतिनिधि का शासन चलाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है सर कि हाँ नेपाल को नए संविधान की जरूरत थी, क्योंकि पिछला संविधान जनता की आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं था। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का बेटा ही शासन करेगा बच्चों। ठीक है, राजा का जो बेटा होता था वही शासन करेगा, भले उसको बुद्धि है या नहीं, वो कितना बुद्धिमान है ये कोई मायने नहीं रखता है, वो कैसा चलाएगा शासन इसमें कोई गुण होना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों शासन वही करेगा, ये होता था बाबू। जनता की बात सुनी जाती उतनी नहीं थी, लेकिन अब हुआ है बाबू लोकतंत्र, और लोकतंत्र में संविधान की जरूरत था बाबू, क्योंकि लोकतंत्र में लोग अपने इच्छा के अनुसार ही लोगों को वोट डालकर क्या बनाते थे, अपना शासक बनाते हैं, अपना मंत्री बनाते हैं जो लोगों के हित में ही काम करता है। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों का कहता है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। विद्यार्थी जी उत्तर लिखिएगा आप लोग, उत्तर में लिखना शुरू भी कर दीजिए। उत्तर में लिखिएगा बच्चों, यदि प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो वे अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते थे। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता, पक्षपात बनता और लोकतंत्र एक तानाशाही व्यवस्था में बदल सकता है बाबू। ठीक है, इसीलिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। अगर अंकुश नहीं लगाएंगे ना भैया, वो अपन सत्ता का दुरुपयोग करेगा। उसका जो मन होगा वो अपने पक्ष का, जो पक्ष का आदमी होगा, जो जाति का आदमी होगा, उसी को बढ़ावा देगा, पक्षपात करेगा। ठीक है, जिससे नागरिक का जो मौलिक अधिकार होगा ना उसका हनन होगा। भाई सब बराबर है, संविधान के अनुसार सब बराबर है। जिसको जहां मन वहां रह सकता है, जो धर्म वो अपना सकता है, अपना पूजा पाठ सब कुछ कर सकता है। तो बच्चा इस सब का हनन होगा, इसीलिए वो संविधान के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। चलिए अगला है बाबू आप लोगों का क्वेश्चन। बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इन स्थिति में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, ये बताना। इसका एक कारण भी बताना। जैसे एक स्कूल में 30 शिक्षक और उनमें से 20 पुरुष है। बताइए अल्पसंख्यक कौन हुआ बाबू, 10 महिला है, ये अल्पसंख्यक हुआ। दोनों बराबर भी नहीं है। जिसका संख्या कम हो वो हुई अल्पसंख्यक, जिसका संख्या ज्यादा हो वो हुआ अधिक संख्यक बोलिए या बहुसंख्यक बोलिए। तो विद्यार्थी जी आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिखोगे, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है। लिखिएगा उत्तर में आप लोग कि स्कूल में 20 पुरुष शिक्षक हैं, यहाँ 10 महिलाएं हैं। ठीक है, जो कि अल्पसंख्यक है, उनका सम्मान जरूरी है ताकि स्कूल के निर्णयों में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी शामिल किया जा सके। और जब महिला का सम्मान बढ़ेगा तो और भी महिला उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, आ पाए। ठीक है, आगे शहर में 5% बौद्ध हैं, तो यहाँ बौद्ध धर्म के लोग अल्पसंख्यक है बाबू। ठीक है, उनके विचारों का सम्मान, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए जरूरी है, और तब उनकी संख्या बढ़ेगी। समझ गए आप लोग, इसको भी समझ गए, दोनों को आप लोग समझ गए। क और ख क्लियर हो गया। ग में एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। समझ गए बाबू। तो अल्पसंख्यक किसका हुआ बाबू, तो 80% शाकाहारी है, तो 20% मांसाहारी है, तो मांसाहारी का संख्या अल्पसंख्यक हुआ। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिख लोगे यहाँ पर कि भोजनालय में 80% शाकाहारी, यानी यहाँ 20% मांसाहारी कर्मचारी अल्पसंख्यक है। भोजन का अधिकार व्यक्तिगत पसंद है, इसलिए उनकी पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि भाई उस पर दबाव डालना चाहिए शाकाहारी लोगों को, है ना। देखिए भाई मांसाहारी, जिनको जो चीज़ खाने का मन है वो खा सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत है ना पसंद है। कोई एक घर में देखिएगा कोई आदमी खाता है, कोई आदमी नहीं खाता, जिनको जैसा भाता है भाई वैसा वो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग का है कि 50 की कक्षा में 40 अमीर विद्यार्थियां, 10 गरीब यानी कम संपन्न। सुखी संपन्न कम 10 हुआ जी, विद्यार्थी अल्पसंख्यक हुआ। ठीक है, उन्हें हीन भावना से बचाने और सम्मान अवसर देने के लिए उनका सम्मान जरूरी है बच्चों। ठीक है, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि वो थोड़ा कम संपन्न है, मतलब गरीब आदमी है, ये उनको नहीं आभास होना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या करती है कि ड्रेस लागू करती है। अब भाई सब एक राउंड ड्रेस पहन के जाएगा तो उससे नहीं पता चलेगा भाई कौन अमीर है कौन गरीब है। सुखी सब लगेगा एक जैसा लगता है देखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य लिखिए, अपनी राय बताना है। जैसे मुख्य संघवाद के बारे में आपको लिखना है, शक्तियों का बंटवारा के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, संसदीय शासन पद्धति के बारे में, सबके बारे में थोड़ा लिखिए। तो आइए बच्चों, जिस प्रकार हम लिखाएंगे उस प्रकार आप लोग लिखिएगा। पहले संघवाद टॉपिक दीजिए, लिखिए कि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और राज्यों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की स्वायत्ता मिलती है बच्चों। ठीक है, अगला देखिए बाबू, शक्तियों का बंटवारा। इसमें लिखिएगा यह सरकार के 3 अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखता है ताकि कोई भी अंग निरंकुश ना हो सके बच्चों। आगे मौलिक अधिकार लिखिएगा, ये नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं, उनकी गरिमा की रक्षा करते हैं। आगे संसदीय शासन पद्धति बच्चों, इसमें लिखिएगा इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिसमें शासन में सीधे तौर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको लिख लेना है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। अगला देखिए, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती है। जैसे बांग्लादेश,
भूटान, नेपाल, इस सब से कौन सा भारतीय राज्य है ना टच करता है सीमा से, पड़ोसी देश लगता है, उसको लिखना है आपको। तो बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए जैसे बांग्लादेश हुआ, ये किन किन राज्यों का पड़ोसी देश है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग लिखिएगा बाबू बांग्लादेश, ये जो है आप लोगों का बांग्लादेश, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, पश्चिम बंगाल, एक पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल आप लोग लिखिएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों मेघालय भी है, मेघालय। फिर आप लोग लिख सकते हैं क्या, मिजोरम। फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिपुरा। इतना भी लिख दीजिएगा काफ़ी है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार भूटान में आप लोग क्या लिखिएगा बाबू, भूटान में आप लोग क्या लिखिएगा, तो भूटान में आप लोग लिख दीजिएगा सिक्किम भी है, सिक्किम के बाद और क्या हो जाएगा बाबू, असम हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार पश्चिमी चंपारण भी आप लोग लिख सकते, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण है पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार बाबू अरुणाचल प्रदेश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेपाल में आ जाइए बाबू, नेपाल में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या, नेपाल में आप लोग लिखिएगा नेपाल में आप लोग लिखिएगा राज्य का नाम में, नेपाल में जो सीमा साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य हो, वो सबसे पहले उत्तराखंड आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तराखंड। और क्या लिखिएगा, उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। बिहार में भी भाई नेपाल से सुपौल भी बहुत कम ही दूर है, तो बिहार लिख लीजिए भाई, है ना। और आप लोग पश्चिम बंगाल तो है ही भाई, सिक्किम भी आप लोग लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, सिक्किम भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज के क्लास में आप लोगों ने यहाँ पर सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट किया। अब यहाँ पर जो भी बात दिया गया है इसको पढ़कर एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोगों का बाबू मौलिक अधिकार दिया गया है इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इससे क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के सारा प्रश्न उत्तर कर लिए, और मैंने आप लोगों को बैच के बारे में भी जानकारी दे दिया। बैच में आपको ये चैप्टर पढ़ाया भी गया है बच्चों, आप लोग वहाँ पर जुड़िए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।